नमस्कार साथियों, मैं दिनेश भार्गव अपने संग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत पुरानी है और बहुत गौरव करने लायक है, लेकिन हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। उसके क्या क्या कारण रहे? पहला, मुगलों ने जब हम पे हमला किया, हमारे मंदिर तोड़े, धन लूटा, उसके साथ उन्होंने पंडितों को मारा, पंडित मीन्स विद्वानों को मारा, और हमारी जो पुस्तकें थी, ज्ञान के भंडार, उनको जलाने का काम किया। फिर अंग्रेज लोग आए। इन लोगों ने जो है देखा कि भारत की संस्कृति और वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं लोगों के, तो इन्होंने वहां पे जो है भारत के गुरुकुल्स को खत्म किया, संस्कृत को खत्म किया और अपने मैकाले की जो है शिक्षा पद्धति शुरू की, जिससे कि हम अपने इतिहास से कट ऑफ होते चले गए। माफ करना। फिर आजादी के बाद बहुत अफसोस की बात है कि आजादी के बाद जो लोग सत्ता में आए, उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्ण मेनन और कन्हैयालाल मुंशी जैसे विद्वानों होने के बावजूद एक अरब के मौलाना आजाद को जो है शिक्षा मंत्री बनाया। मैं पिछले अंक में बता चुका हूं कि उनका असली नाम जो था वो था सैयद गुलाम मोहिमुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैन। उसके पिता मक्का के थे, माता मदीना की थी और उनका जन्म मक्का में हुआ था। 1902 में वो भारत आए और वो कट्टर मुस्लिम थे। 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और इस बार उन्होंने मंच से, ओपन मंच से स्पीच दिया था कि हम भारत के अंदर मुस्लिमों के हित पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। और वो 47 से लेकर 58 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। यही नहीं, 47 से लेकर 77 तक 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे हमारे भारत सरकार में। मौलाना आजाद हो गए, उसके बाद हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला, फखरुद्दीन अली अहमद और नूरुल हसन। इन लोगों ने जो इनका षड्यंत्र था, उसके साथ वामपंथी लोगों के साथ मिलकर फर्जी इतिहासकारों ने हमारे जो इतिहास की पुस्तकें हैं उसमें आक्रांता जो थे उनका महिमा मंडल किया। बाबर से लेके औरंगजेब तक उन पर अध्याय के अध्याय हमारे इतिहास में लिखे गए और हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में चंद पन्ने लिखे गए। हमारे इतिहास को छुपाने का काम किया गया। जब दुनिया के लोग जंगली जीवन बिता रहे थे, उस वक्त भी हमारी सभ्यता जो थी, भारतीय संस्कृति और सभ्यता बहुत उन्नत थी। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से यह कहा गया कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी से शुरू होती है, अर्थात हम 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, जबकि हकीकत यह है भारत की सभ्यता सरयू नदी के तट से शुरू होती है, जहां पर महर्षि मनु को अपने मनुष्य होने का ज्ञान हुआ था। हमारा ज्ञान बहुत बड़ा था। आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर पहले एक ही द्वीप था, लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले अपने पुराणों में, वायु पुराण में इसका जिक्र है कि हमने पहले ही बताया था, पहले एक द्वीप था जिसको समय द्वीप भी कहते थे और उसके कालांतर में वो 7 भागों में विभाजित हुआ था। और वो उसका पूरा विवरण जो है हमारे उसमें दिया, और हमारे तो इतना मतलब ज्ञानक जो हमारे पंडित जी संकल्प छोड़ाते हैं, हम उसको बड़ा इजी लेते हैं, उसको कोई महत्व नहीं देते, जबकि उसमें बहुत गहन जो है शिक्षा और ज्ञान छुपा हुआ है। उस संकल्प मंत्र के अनुसार सृष्टि संवत के विषय में जो बताया गया वो आज अभी 1 वर्ष 96 करोड़ 8,53,118वां वर्ष चल रहा है। यह हमारे वायु पुराण में बताया गया है और उसके अध्याय 31, 37 और 38 में भारत के विषय में भी पूरा विवरण मिलता है। और उसके अंदर श्लोक के अंदर साफ कहा गया है कि जो हिमालय पर्वत का दक्षिण के अंदर का जो भारत है वो भारत खंड है, यानी भारत का क्षेत्र है।
यही नहीं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। 1954 में जब चीन ने तिब्बत पे हमला किया था, उस वक्त सीआईए, अमेरिका की सीआईए के जो लोग थे, वो गुरिल्ला वार वहां पे कर रहे थे। वो बताते हैं कि उनके पास एक बौद्ध भिक्षु आया और उसने उनको एक बॉक्स दिया और कहा इसको कहीं दूर ले जाइए। बाद में सीआईए वाले बताते हैं कि हमें पता लगा कि वो बौद्ध भिक्षु जो है युद्ध में मारा गया, तो हमने फैसला करके उस बॉक्स को अमेरिका भेज दिया गया। बाद में अमेरिका में जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें एक सोने की विष्णु जी की मूर्ति थी और कुछ हस्तलिखित जो है दस्तावेज थे। जब उनकी कार्बन मैपिंग कराई गई तो पता लगा वो 28,400 साल पुरानी थी। अर्थात भारत के लोग 28,400 साल पहले तक मूर्ति बनाना, सोने की मूर्ति बनाना भी जानते थे, लिखना पढ़ने का ज्ञान था उनको, और उसमें दस्तावेज लिखे। भारत के इतिहास के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में मैं कुछ विदेशी जो है लोग, उनके विचार आपको बताना चाहता हूँ। थॉमस बेबिंगटन मैकले, जो मैंने बताया था मैकले शिक्षा पद्धति, वो हिंदुस्तान में 17 साल रहा और उसने 1835 में ब्रिटेन की संसद में ये बताया कि मैं पूरे भारत में घूमा, मुझे वहां कोई भिखारी नहीं मिला, कोई चोर नहीं मिला, वहां के लोगों की मॉरल वैल्यू बहुत ज्यादा है, धन की कोई कमी नहीं है, वहां पे लोगों के पास में 500 किलो तक का जो है धन, सोना लोगों के पास मिल जाएगा, इतना धन। अगर हमें भारत को जीतना है तो हमें सबसे पहले उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षा पे चोट करनी होगी, और उसके अनुसार बाद में उन्होंने वहां पे हमारे गुरुकुल खत्म किए, संस्कृत खत्म की और मैकाले की शिक्षा पद्धति शुरू कर दी गई। एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं विलियम डिग्बी, वो इतने मशहूर हैं कि उनके बारे में अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्री जो हैं वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो बगैर साक्ष्य के कोई भी बात नहीं कहते। वो लिखते हैं कि 18वीं सदी में अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर सर्वसंपन्न जो है कृषि व्यवस्था थी, औद्योगिक व्यवस्था थी, और विश्व के अंदर उनका व्यापार जो है निर्बाध रूप से चलता था और भूमि उपजाऊ थी। वो कहता है भारत के अंदर जो कारीगर थे वो इतने सक्षम थे कि वो रेशम, कपड़ा और अन्य जो वस्तुएं बनाते थे वो विश्व के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जो है उनका व्यापार होता था, और बदले में वो सोना और चांदी ही लेते थे। और इस तरह से वो बताता है कि सोने चांदी जैसे नदी से समुद्र में गिरते, ऐसे जो है सोना चांदी जो है भारत के अंदर आता था, और भारत से बाहर 1 ग्राम भी सोना नहीं जाता था, क्योंकि भारत कोई चीज बाहर से नहीं लेता था, सब चीज भारत के पास उपलब्ध होती थी। एक वैज्ञानिक हुए फ्रांस के, फ्रांसवा पेरोड, 1711 में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उसने प्रमाण के साथ बताया कि भारत में 36 तरह के उद्योग चलते हैं, उद्योग से उत्पादित वस्तुएं बनती हैं जिनका निर्यात होता है। शिल्प उद्योग उत्पादन में उत्कृष्ट, शिल्प और बाकी जो उद्योग है उसमें भारत के कारीगर बहुत उत्कृष्ट लोग हैं, और वो बहुत अच्छा उनका व्यापार चल रहा है। और भारत के अंदर प्रमाण के सहित ये कहा जाता है 3000 साल पहले से भी भारत का जो व्यापार है वो निर्बाध रूप से पूरे संसार में चलता था। एक स्टॉकिस्ट हुए, नाम है उनका मार्टिन, उसने अपनी इतिहास की पुस्तक में लिखा, जब इंग्लैंड के लोग जंगली जीवन जीते थे, बर्बर थे, उस वक्त भारत के अंदर जो है बहुत संपन्नता थी, भारत बहुत उन्नत किस्म का कपड़ा बनाता था, और वो जो है, मुझे ये कहने में, वो लिखता आगे, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि कपड़ा बनाना और
पहनना हमको भारतवर्ष ने ही सिखाया। इसी तरह से एक जो है फ्रांसीसी इतिहासकार हुए ट्रेवलोनी, 1750 में उन्होंने लिखा कि भारत में जो कपड़े वो इतने हल्के बनते थे कि महसूस ही नहीं होते थे हाथ पे रखे हुए, और एक जो है 15 गज के जो थान है वो अंगूठी के अंदर से निकल जाता था और उसका वजन मात्र 100 ग्राम होता था। इसी तरह से जो है एक अंग्रेज हुए इन्होंने विलियम, उन्होंने ये कहा कि 1750 में इंग्लैंड ने कपड़ा बनाना सीखा, जबकि भारत ने ये जो है 3000 साल पहले ही कपड़ा बनाना सीख लिया था। एक वैज्ञानिक है, एक अंग्रेज जो है अधिकारी थे थॉमस मुनरो, वो मद्रास में गवर्नर रहे। उन्होंने कहा कि मुझे एक राजा ने शॉल भेंट किया था और वो शॉल इतना हल्का और इतना गर्म था कि उसका बखान नहीं किया जा सकता, और वो सालों तक मेरे पास रहा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ब्रिटिश जो संसद है उसके अंदर जो है उसके अंदर भारत के आर्थिक स्थिति पे एक बहस हुई थी 1813 में, और उसके अंदर ये जो सांसद थे उन्होंने अपनी रिपोर्टों और सर्वेक्षणों के आधार पे जो वहां पे कहा, मैं वो आपको बताता हूं। उनके अनुसार दुनिया के उत्पादन का 43% हिस्सा भारत का था, उत्पादन का 43%। आज अमेरिका 25%, चाइना 23% का हिस्सा है। ये दोनों भी मिला दें तो 200-250 साल पहले वो भारत के मुकाबले उनका जो है हिस्सा नहीं बनता। सारी दुनिया के व्यापार में 33% हिस्सा भारत का होता था, और सारी दुनिया की आमदनी में 27% हिस्सा भारत का होता था। सोचिए 1840 से पहले तक भारत ऐसे अद्भुत जो है उत्पादन था और निर्यात करने वाला व्यापारिक देश था। 1940 के अंदर अमेरिका का जो उत्पादन था वो 1% था, मतलब हिस्सा देश के दुनिया के उत्पादन में, और ब्रिटेन का 0.5%, और पूरे यूरोप का अमेरिका को मिला के था 3 से 4%, जबकि भारत का था 33%। इन सब देशों का जो उत्पादन था वो मैंने जो पहले उत्पादन बताया वो निर्यात है। 1840 में अमेरिका का निर्यात 1% था, ब्रिटेन का 0.5% था, जबकि भारत के अकेले का जो है वो 33% था। इन सब देशों का मिला के जो यूरोपियन और अमेरिकन देश है, इनका उत्पादन था 10 से 12%, जबकि भारत का उत्पादन था उस वक्त 43%। इन देशों की आमदनी थी 4 से 4.5% से भी कम, जबकि भारत की आमदनी का हिस्सा था 27%। यानी देखिए आप उस वक्त हमारा भारत कितना उन्नत था। भारत के विज्ञान और तकनीकी के बारे में कई किताबें लिखी गई। G.W. लिटनर और थॉमस मुनरो ने भारत का दौरा करके जो है बताया था कि नॉर्थ इंडिया की जो साक्षरता है वो 97% है और साउथ इंडिया की साक्षरता 100% है। एक अंग्रेज जो हुए पेंडुलकास्ट, उन्होंने जो है तकनीकी ज्ञान के बारे में कहा है। कैम्पबेल ने भी तकनीकी ज्ञान के बारे में काफी बताया। कैम्पबेल कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, और उत्पादन किसी देश में जब ही हो सकता है जबकि उस देश में कारखाने ज्यादा हो, और कारखाने ज्यादा जब ही हो सकते हैं जब वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, और टेक्नोलॉजी जब भी संभव है जब वहां का विज्ञान
बहुत उन्नत हो। और विज्ञान उन्नत जब ही हो सकता है जबकि वहां पर विभिन्न प्रकार के शोध करने का कार्य होता हो और वहां पे शोध किए जाते हो। शोध से ही नई नई तकनीकी का विकास होता है। 18वीं सदी में भारत के अंदर लोहे, स्टील और इस्पात जो है वो सर्वश्रेष्ठ हालत में था। जिस वक्त कैम्पबेल कहता है 1942 के अंदर भारत का जो घटिया से घटिया जो लोहा और इस्पात था वो यूरोप और इंग्लैंड के बढ़िया से बढ़िया इस्पात से भी ज्यादा अच्छा था। वहां के एक 1764 में भारत से एक वहां के जेम्स फ्रैंकलिन धातु विशेषज्ञ रहे हैं। उन्होंने कहा था भारत का स्टील सर्वोत्तम है और भारत ने 1825 में ही जो है इंग्लैंड ने 1825 में इस्पात बनाना सीखा, जबकि भारत तो 10वीं सदी से इस्पात बना रहा था, हजारों टन इस्पात बनाता था। वो जो जेम्स फ्रैंकलिन है वो वहां से जो है एक स्टील का नमूना लेके आए और उन्होंने यहाँ लाके इंग्लैंड के अंदर जो सबसे बड़े विशेषज्ञ थे डॉक्टर स्टॉक, उनको दिया और उनको कहा इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी से इसकी जांच कराइए। डॉक्टर स्टॉक ने जब जांच कराई, जांच के बाद वो अपने जांच के बाद रिपोर्ट में कहते हैं ये इस्पात इतना उन्नत किस्म का है कि इससे जो है सर्जरी के उपकरण बनाए जा सकते हैं जो दुनिया में और किसी के पास ये टेक्नोलॉजी है। और उसने कहा कि अगर इसको पानी में भी डाल दिया जाएगा तो इसमें जंग नहीं लगेगा। भारत के विज्ञान और तकनीकी के बारे में अंग्रेजों में मैंने कई किताबें लिखी हैं, वो मैंने आपको अभी बताया। लेफ्टिनेंट कर्नल ए वाकर ने भारत की शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। वो ये कहता है कि भारत का जो लोहा था और स्टील था वो अद्भुत था और जहाज बनाने के लिए दुनिया में सबसे पहले जो किसी ने जहाज बनाया वो भारत ने बनाया। भारत के जहाज जो है वो सबसे उन्नत होते थे और पूरी दुनिया के अंदर वो चलते थे। भारत में 2 लाख गांव ऐसे थे जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे और वो हजारों साल से जो है जहाज के कार्यों में बनाने के कार्यों में लगे हुए थे। वो कहता है कि हमें जब भी जहाज खरीदने होते थे हम हिंदुस्तान जाते थे, वहां पे 50 साल चला हुआ जो जहाज है वो भी हम लाते थे, तो भी हमारे पास वो 20-25 साल और हमारे पास वो काम दे देता था। भारत के विज्ञान के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बताया। 20 से ज्यादा जो है वो शाखाएं भारत में विज्ञान की थी। सबसे बड़ी खोज जो भारत ने की थी वो उसके अंदर खगोल, नक्षत्र विज्ञान, बर्फ बनाने की विद्या, धातु विज्ञान, भवन निर्माण विज्ञान आदि 20 तरह की शाखाएं पूरे भारत के अंदर थी। वॉकर लिखते हैं कि भारत में विज्ञान इतना उन्नत था कि उस वक्त अंग्रेज उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यूरोपीय वैज्ञानिक कॉपरनिकस ने अपनी जो एक वो की थी जांच, उसमें उसने सूरज और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी के बारे में बताने का काम किया था। कॉपरनिकस की बात को वॉकर ने काट दिया। उसने कहा ये जो बता रहे हैं इसके जन्म से, यानी कॉपर के जन्म से 1000 साल पहले भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की सटीक दूरी जो है उसके बारे में बताने का कार्य किया। आज भी यूरोप जो है उस दूरी को मानता है और भारत का
खगोल विज्ञान इतना गहरा था कि इसमें नक्षत्र विज्ञान का भी उनमें विकास हो चुका था। आर्यभट्ट जी ने उस वक्त ये जो आज हम सोमवार मंगलवार करते हैं और दिन रात की जो गणना करते हैं, वो जो है करने का काम भी आर्यभट्ट ने किया था। और आर्यभट्ट जी ने पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये बात का ज्ञान भी आर्यभट्ट जी ने दिया था। पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं, मौसम और ऋतुएं बनती हैं, सूर्य के कितने उपग्रह और उनका सूर्य के साथ अंतर संबंध क्या है, ये सभी भारत ने तीसरी सदी के ही अंदर ही ये सब खोज कर ली थी। एक अंग्रेज डेनियल जो है डिफ्रो, उन्होंने 1708 में लंदन की संसद में ये कहा था कि भारत में वैज्ञानिक इतने पक्के हैं कि सूर्य चंद्रमा की गति का वो कई साल पहले ही जो विज्ञान लगा लेते, वो कई साल पहले बता देते कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। वो कहता जब मैंने भारत का पंचांग पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि इसका मतलब ये है कि भारत के वैज्ञानिकों को खगोल व नक्षत्र विज्ञान की बहुत गहरी जानकारी थी। इसके अलावा मैं संक्षेप में कुछ और महान लोगों के भारत के बारे में विचार बताता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था हम भारत के बहुत बड़े बड़े ऋणी हैं, क्योंकि भारत ने हमको जो है गिनती सिखाई, जिसके बिना किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक खोज संभव ही नहीं थी। एक वैज्ञानिक हुए फ्रांस के रोमारोला, उन्होंने भारत के आदिकाल से, उसमें लिखा है कि मानव ने आदिकाल से जो सपने संजोए थे उनको साकार होने का धरती पे कोई स्थान है तो वो भारत है। हू सिंह जो अमेरिका में चीन के राजदूत रहे, उन्होंने लिखा सीमा पे एक भी सैनिक भेजे बगैर भारत ने 20 सदियों तक सांस्कृतिक धरातल पर चीन को जीता और प्रभावित किया। मैक्स मुलर लिखते हैं मुझसे कोई पूछे कि किस आकाश तले मानव मन पूर्णतया विकसित हुआ, वहां जीवन समस्याओं का गहन अध्ययन और विश्लेषण और समाधान किया गया, तो मैं भारत का ही नाम लूंगा। मार्क ट्वेन, वो लिखते हैं मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान और सृजनशील सामग्री है उसका भंडार अकेले भारत में है। आर्थर शोपेनहावर विश्व में, वो लिखते हैं विश्व में ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो उपनिषदों जितना अपकारी और उन्नत हो। यही मेरे जीवन को शांति देता है और यही मेरे को मृत्यु में भी शांति प्रदान करेगा। डेविड थारो लिखते हैं प्रातः काल अपनी बुद्धिमत्ता को अपूर्व और ब्रह्मव्यापी गीता के तत्व ज्ञान से स्नान कराता हूं, जिसकी तुलना में हमारा आधुनिक विश्व का साहित्य अत्यंत शुद्ध और तुच्छ जान पड़ता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन लिखते हैं मैं भगवत गीता का अत्यंत ऋणी हूं। यह पहला ग्रंथ है जिसे पढ़कर मुझे लगा कि किसी विराट शक्ति के जो है मेरा संवाद हो रहा है। विलियम वॉन होमवर्ट होते हैं, उन्होंने लिखा गीता एक अत्यंत सुंदर और संभवतः एकमात्र सच्चा दार्शनिक ग्रंथ है जो अन्य किसी भाषा में नहीं है। दुनिया को इस पे गर्व होना चाहिए कि ऐसी गहन वस्तु जो है उनके भारत ने हमको दी है। एनी बेसेंट लिखती है कि मैंने विश्व के विभिन्न धर्मों पे 40 वर्षों तक अध्ययन किया है और मुझे ये कहने में कोई संख्या नहीं है कि मैं इस नतीजे में पहुंची हूं कि हिंदुत्व जैसा परिपूर्ण वैज्ञानिक
दार्शनिक, आध्यात्मिक, जय धर्म और कोई भी नहीं है। ये मैंने कुछ बातें कुछ ज्ञान प्राप्त करके आपको बताने का काम किया है, और बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि बहुत गहन विषय है। लेकिन मेरा जो मकसद है, मेरी जो इसमें इच्छा है वो ये थी कि मैं अपने द्वारा अपने सभी साथियों को ये कहूं कि हमें अपने इतिहास पे गर्व तो करना ही चाहिए, और स्वयं भी और अपनी पीढ़ी को भी अपने इतिहास के बारे में, अपने उपनिषदों के बारे में, अपने पुराणों के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि जो सभ्यता अपनी संस्कृति को भूल जाती है उसका कभी ना कभी पतन अवश्य हो जाता है। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो गया, और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप भारत के ज्ञान को, भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे से आगे बढ़ाएं। एक अगला अंक में और लेके आना चाहता हूं, मेरी कोशिश रहेगी जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो खोज किए हैं सालों पहले तक, वो प्रमाण से आपके सामने रखूं, और हमारे योद्धाओं का जो वीरतापूर्ण इतिहास है उसके बारे में भी बताऊं, क्योंकि अभी तक तो हमें हर जगह हरा ही हारा बताया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद से कि अगर मेरा ये अंक आपको पसंद आया है तो आपको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।